बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 है, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, फाइंड द नंबर ऑफ। इसमें दो चीजें बुक में है, बाकी मैंने खुद ऐड की हैं, इसलिए कि आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं देने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट मिलने लगा है। दैट्स वाई मैंने साथ और चीजें ऐड कर दी हैं। नंबर 1 वो कहते हैं इन 10 पॉइंट्स के साथ लाइंस कितनी बनेगी, साइड्स कितनी बनेगी, डायगोनल्स कितने बनेंगे, ट्राइएंगल्स कितनी बनाई जा सकती हैं, क्वाड्रिलेटरल कितनी बनाई जा सकती हैं, और इन 10 पॉइंट्स के साथ पेंटागॉन्स कितनी बनाई जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये जिन पर टिक किया हुआ है मैंने खुद 7 चीजें ऐड की हैं। असल में बुक में तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, ये मांग रहे हैं। बच्चों, इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने से पहले एक मैं आपको एसएलओ बेस क्वेश्चन कराता हूं। ये पहले आप क्वेश्चन समझ लें, ये थोड़ा सा इसकी निस्बतन आसान है। अगर आपको इसकी जब समझ आ जाएगी तो फिर ये बड़े आराम से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टोटल 5 वर्टिसेस या 5 पॉइंट्स हैं। वर्टिसेस या पॉइंट्स एक ही बात है। तो इसमें हाउ मैनी लाइंस कैन बी पॉसिबल बाय दीज 5 पॉइंट्स। हम इन 5 पॉइंट्स की मदद से अगर लाइंस बनाना चाहें तो कितनी लाइंस ड्रा की जा सकती है। हाउ मैनी साइड्स आर पॉसिबल, डायगोनल्स कितने बन सकते हैं, ट्राइएंगल्स कितनी बन सकती हैं। इन 5 पॉइंट से हम ट्राइएंगल्स बनाना चाहें तो उनकी तादाद कितनी होगी। ये सारी चीजें हमें पूछ रहा है। तो आए, मैं पहले लाइंस क्या होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, डायगोनल्स, इन 3 में पहले मैं फर्क बता लूं ये क्या चीजें हैं। फर्ज कर लो ये बच्चों 5 वर्टिसेस हैं, इनको मैंने ज्योमेट्रिकली ड्रा कर दिया। मैं अब इनसे बनने वाली पहले ऑल लाइंस आपको ड्रा करके देता हूं, ऑल पॉसिबल लाइंस बाय दीज 5 पॉइंट्स। लेट मैं इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं, इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं। आप गौर करें, हर बार मैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं। इट मीन फॉर अ लाइन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स ईच टाइम। मैं ऑल पॉसिबल लाइंस बना रहा हूं। इनको 2 को ज्वाइन किया, फिर इन 2 को ज्वाइन किया, फिर इन 2। इनको जरा गिन लें, ये 5 लाइनें हैं। ये टोटल हमारे पास 5 लाइनें, लेकिन ये सिर्फ 5 लाइनें तो नहीं बनेगी, और भी लाइंस पॉसिबल हैं। ये देखें, एक ये लाइन 6 लाइन, ये 7th लाइन, इसको इससे जोड़ रहा हूं, ये 8th लाइन, इसके साथ जोड़ा इसको, ये 8th लाइन, और ये इसको इसके साथ जोड़ा, ये 9th लाइन, और ये 10th लाइन। टोटल 10 लाइनें बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। ऑल पॉसिबल लाइन 10 हैं। तो अगर ये 10 पॉइंट्स हों तो इनसे बनने वाली लाइंस, ऐसे हम फिजिकली इन लाइंस को ज्योमेट्रिकली ड्रा करके देखें, ये तो बड़ा लंबा काम है। लेकिन लाइंस को प्लॉट करते वक्त हमने ये देखा कि ईच टाइम हम कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, 2 पॉइंट्स को। सो फॉर लाइंस वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स ईच टाइम। आउट ऑफ 5 पॉइंट्स वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स ईच टाइम। लाइन की सेगमेंट से ही डेफिनेशन बना लें। इस वक्त फिलहाल सेगमेंट या लाइन को मैं एक ही चीज समझ रहा हूं। तो लाइन के लिए हमें क्या है, 5C2 लेना है। टोटल जितने वर्टिसेस हैं, हर बार उनमें से 2 वर्टिसेस की मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, उनको जोड़ रहा हूं। सिलेक्शन मीन उनको जोड़कर लाइन बना रहा हूं। तो 5C2 इट मीन जितने टोटल पॉइंट्स या वर्टिसेस होंगे उनसे 5C2 यानी हर बार 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो आप, अगर आपके पास n वर्टिसेस हैं तो NC2 टोटल लाइंस बनेंगी। फॉर अ लाइन वी ज्वाइन 2 points each time, we pick 2 points each time, that's why NC2 lines होंगी। इसलिए यहां पे 5C2 लाइंस। तो ये इतनी आपके पास टोटल लाइंस हैं, NC2 ये टोटल लाइंस हैं। अब साइड्स कितनी होंगी, फिर डायगोनल। स्टूडेंट, साइड्स जितने वर्टिसेस हैं उतनी साइड्स होती हैं। जितने आउटर मोस्ट पॉइंट्स होते हैं, जितने वर्टिसेस होते हैं, वही उतनी ही साइड्स होती हैं। किसी ट्राइएंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, 3।
3 साइड्स। किसी क्वाड्रिलेटर में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 साइड्स होंगी। डायगोनल्स की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। जितने किसी पॉलीगॉन में टोटल वर्टिसेस या टोटल पॉइंट्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती है। इसमें 5 वर्टिसेस हैं, लिहाजा साइड्स की तादाद 5 होगी। तो साइड्स को याद रख लें। साइड्स क्या होगी ये बात मैंने लिखवाई हुई है कि साइड क्या होती है? इक्वल टू गिवन वर्टिसेस। साइड की तादाद किसके बराबर होती है? यहां पे ये बल्कि अलग से लिख सकते हैं। साइड्स की तादाद दैट इज इक्वल टू एन। एन मीन टोटल वर्टिसेस। लाइंस होती हैं NC2, लेकिन साइड इटसेल्फ n, जितने पॉइंट्स होते हैं। तो n यहां 5 है, सो देयर आर 5 साइड्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? ये गौर से सुन लो। डायगोनल्स, इनर लाइंस को डायगोनल कहते हैं, आउटर लाइंस को साइड्स, इनर लाइंस को डायगोनल। तो अब डायगोनल्स का फिर पता कैसे चले? टोटल लाइंस निकाल लो। NC2 ये टोटल लाइंस है, इसमें से साइड्स माइनस कर दो। आउटर साइड, साइड्स मीन आउटर लाइंस, उनको माइनस कर दो। टोटल लाइंस में से साइड्स को माइनस कर लो तो बाकी इनर लाइंस होंगी। साइड्स आउटर लाइन होती हैं। टोटल लाइंस में से आउटर लाइंस माइनस कर दो, बाकी इनर लाइंस होंगी। इट मीन NC2 में से n निकाल दो तो इनर लाइंस मिलेंगी, और इनर लाइंस को डायगोनल्स कहते हैं। NC2 माइनस n। NC2 का मतलब है टोटल लाइंस, n का मतलब है साइड्स, जितने पॉइंट्स होते हैं उतनी साइड्स। टोटल लाइंस में से साइड्स माइनस कर दो तो बाकी इनर लाइंस बनेगी। इनर लाइंस जो हैं वो हमारी क्या है? डायगोनल्स हैं। टोटल लाइंस में से आउटर साइड्स, आउटर लाइंस माइनस कर दो तो रिजल्ट जो आएगा वो इनर लाइंस बचेगा, बाकी इनर लाइंस बचेंगे। इनर लाइंस को डायगोनल्स कहते हैं। तो डायगोनल्स का ये फार्मूला होगा, टोटल लाइंस 10, उसमें से साइड्स जितने पॉइंट्स हैं उतनी साइड्स माइनस कर दो तो 5 डायगोनल्स हैं। ये गिन भी सकते हैं, अंदर वाली लाइन 5 है, 5 डायगोनल्स। अब हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? अब बाकी बातों को भूल जाएं, सिर्फ ट्राइंगल पर आए। तो ट्राइंगल के लिए बच्चों हर बार आपको 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ट्राइंगल का फार्मूला होगा NC3। यहां पे n क्या है? 5C3, यानी इसमें n 5 है और r क्या है? 3। ईच टाइम वी सेलेक्ट 3 वर्टिसेस, सो 5C3। इतनी बच्चों ट्राइंगल्स बनेंगे। ये अब आपको क्लियर हो गया। मैं फिर रिपीट करता हूं। लाइंस के लिए NC2, साइड्स के लिए जितने पॉइंट्स हैं उतनी साइड्स हैं, जितने वर्टिसेस हैं उतनी साइड्स हैं। तो साइड्स का मतलब होगा n, लाइंस का मतलब होगा NC2, साइड्स n। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो तो आपको क्या मिल जाएंगी? डायगोनल। NC2 टोटल लाइंस, उसमें से साइड्स आउटर लाइंस माइनस कर लो साइड्स, तो बाकी इनर लाइंस बचेंगी। इनर लाइंस को डायगोनल्स कहते हैं। और ट्राइंगल के लिए NC3। आए अब आपके लिए ये सवाल बिल्कुल क्लियर होगा, कभी मसला नहीं करेगा ये सवाल। अब आपको देख लें, इसमें टोटल वर्टिसेस हैं 10। उधर मैंने 5 लिए थे, यहां पे 10 हैं। उसने कहा देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन सर्कल। फिगर की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए फिगर बनाई है। वैसे तो बेटा सर्कल पर वैसे टोटल इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो यहां पे ये कह रहा है, उसका ये मकसद है कि उन इन्फिनिट पॉइंट्स में से उसने 10 कोई से पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस। इन 10 पॉइंट से लाइंस कितनी बनेगी? पहले इसी को देख लो। We know that lines can be drawn by joining 2 points. 2 पॉइंट्स को जोड़ेंगे, 2 पॉइंट्स की सिलेक्शन करेंगे तो लाइंस बनती है। सो दैट्स वाई हर बार हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 10। ज्वाइन या सिलेक्ट, ज्वाइन लफ्ज लिख लो या सिलेक्ट लिख लो, 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। सो ऑल पॉसिबल लाइंस 10C2 NC2। n यहां पे क्या है? n जो है ये 10 है यहां पे, तो 10C2 टोटल हमारे पास 42 लाइंस होंगी। यहां साइड पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहां पे n 10 है और r क्या है?
2 है, ये आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें। तो लाइंस बन गई, आपकी बुक का पहला हिस्सा मिल गया। मैं पहले आपकी बुक का, उसने दूसरी जो चीज मांगी है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए आपने ये काम करना है। फॉर ट्राइंगल वी ज्वाइन या सिलेक्ट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 ईच टाइम। तो 10 C3 N10 और R3। ट्राइंगल के लिए हर बार आपको 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, सो R इज इक्वल टू 3। बट लाइंस के लिए हर बार आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है, सो R इज इक्वल टू 2। 10C2 ये लाइंस, 10C3 ये ट्राइंगल। लेकिन बाकी चीजें देख लें। साइड्स, अभी मैंने बोला साइड्स, जितने वर्टिसेस होंगे उतनी साइड्स होंगी, जितने पॉइंट्स होंगे उतनी साइड्स होंगी। तो यही बात मैंने लिखी हुई है। वी नो दैट साइड्स आर आउटर लाइंस, इनफैक्ट ये आउटर लाइंस होती हैं पॉलीगॉन की, विच आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गिवन पॉइंट्स या गिवन वर्टिसेस। सो साइड्स दैट इज इक्वल टू 10। अभी मैंने बताया साइड्स जो होता है वो n, जितने वर्टिसेस होते हैं या पॉइंट्स n जो भी होगा उतनी साइड्स होंगी। नंबर 3 डायगोनल्स, तो जितनी आपने लाइंस निकाली हैं टोटल लाइंस, उसमें से आउटर लाइंस यानी साइड्स को माइनस कर दो। NC2 माइनस n, ये बच्चों डायगोनल्स का फार्मूला। आपके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 9 में वो यही चीज मांग रहा है। NC2 माइनस n, ये डायगोनल्स का फार्मूला है। NC2 का मतलब है लाइंस, टोटल लाइंस। n का मतलब है साइड्स, जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं। तो टोटल लाइंस माइनस आउटर लाइन या आउटर साइड्स, साइड्स एक ही बात है, साइड या आउटर लाइन। तो NC2, तो टोटल जो है NC2 कितनी है, 45 लाइंस हैं, और वर्टिसेस कितने हैं, 10, साइड्स 10 हैं। तो ये आपके लिए 35 जो है ये डायगोनल्स है। यूं याद रख लें, टोटल लाइन माइनस वर्टिसेस या साइड्स एक ही बात। ट्राइंगल का मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें बच्चों जिन चीजों पर मैंने टिक किया हुआ है, ये 4 एक्स्ट्रा मैंने साथ इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिए हैं। ये सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। बच्चों फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 और सेकंड ईयर में इसी तरह का एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट कोनिक सेक्शन का। इनमें से हमेशा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज बनकर आते हैं, काफी सारे। तो इसलिए मैं इसका अच्छे से कंसेप्ट दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो जिस तरह की मर्जी क्वेश्चन में वो चेंजिंग लाएगा करेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन 9 देखें, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये बता चुका हूं, फिर भी मैं चलो करार देता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन। किसी पॉलीगॉन में टोटल n साइड्स हैं, तो उसके डायगोनल्स कितने बनेंगे। अब जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टिसेस होते हैं, या जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं। ये अभी मैं बता के गया हूं। n साइडेड पॉलीगॉन्स having n vertices, n points होंगे, n vertices होंगे। For a line we join 2 vertices each time। First of all हम all possible lines या total lines निकालते हैं। So n vertices हैं, हर बार 2 vertices को हम join करते हैं या select करते हैं। तो यही बात मैंने लिखी है। So all possible lines that is NC2 we join 2 vertices each time। So NC2 ये all possible lines हैं या total lines। lines कह लें, all possible lines कह लें या total lines कह लें। total lines NC2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं। साइड से मुराद आउटर लाइंस, साइड से मुराद आउटर लाइंस। हमें चाहिए इनर लाइन जिसको हम डायगोनल्स कहते हैं। सो टोटल लाइंस में से आउटर लाइंस जिसको हम साइड्स कहते हैं वो माइनस कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या हो गए, टोटल लाइंस में से आउटर लाइंस यानी साइड्स को माइनस कर दो तो बाकी इनर लाइंस बचेंगी। इनर लाइंस को डायगोनल्स कहते हैं। यही बात है, लाइंस या टोटल लाइंस NC2, साइड्स यानी आउटर लाइंस जितने पॉइंट्स होंगे
उतनी साइड्स होंगी, जितने वर्टिसेस होंगे उतनी साइड्स होंगी। बेसिकली ये वर्टिसेस हैं, टोटल वर्टिसेस जो होंगे उतनी ही आउटर साइड्स, उतनी ही आउटर लाइंस या साइड्स होंगी, एक ही बात। डायगोनल्स इनर लाइंस होती हैं, सो टोटल लाइंस में से आउटर लाइंस माइनस कर दें तो बाकी इनर लाइंस यानी डायगोनल्स बचते हैं। यही ये सवाल है, देख लें। एक्चुअल में बच्चों ये सवाल है, ये तो मैंने साइड पर रफ वर्क के तौर पर करा दिया मजीद वजाहत करने के लिए, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। मजीद क्वेश्चन को एक्सप्लेन या करने के लिए या उसका कंसेप्ट देने के लिए अलग से ये काम किया, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरह से डिटेल में बता चुका हूँ। क्वेश्चन 11 है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन इज 35। यहां पे लफ्ज अगर इफ लिख देता तो ज्यादा बेहतर था। इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन इज 35, फाइंड एन यानी साइड्स की तादाद बतानी है। स्टूडेंट्स ये सवाल भी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह ही है। क्वेश्चन 8 और 9 में मैंने काफी डिटेल से बताया है, तो ये उसी तरह से इस सवाल को करना है। इसमें उसने क्या किया है, क्या कहा है, डायगोनल्स दे दिए हैं और साइड्स मांग रहा है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी पॉलीगॉन में n साइड्स हो तो उसके अंदर डायगोनल्स की तादाद कितनी है। n साइडेड पॉलीगॉन हो तो देन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये उसके डायगोनल्स की तादाद है। बट यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं ये कितने हैं, 35 उसने दे दिए। तो यही बात मैंने दो अलग अलग वेज में लिख लिए। वी नो दैट इफ अ पॉलीगॉन having n sides then total number of diagonal ये है, but here n sided polygon having diagonals उनकी तादाद 35 है, लिहाजा इन दोनों को इक्वेट कर लो। इधर मैंने लफ्ज इक्वेट नहीं लिखा, दिस इंप्लाइज लिखा है, आप चाहें तो इक्वेट लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू ये गिवन है, दे दी उसने। दैट्स वाई NC2 माइनस n। स्टूडेंट्स ये फार्मूला डायगोनल्स का आपको जबानी याद रखना है। ये क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन 8 और 9 में डिटेल में बता चुका हूं। ये टोटल लाइंस की तादाद है, उसमें से आउटर लाइंस यानी साइड्स को माइनस कर दें तो जो रिजल्ट बनता है बचता है वो इनर लाइंस है। इनर लाइंस को डायगोनल्स कहते हैं। तो डायगोनल्स या इनर लाइंस का ये फार्मूला है। NC2 माइनस n, इसको 35 हमने कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब यहां से बच्चों हमने n की वैल्यू निकालनी है, यानी नंबर ऑफ साइड या जितने भी वर्टिसेस होते हैं उतनी साइड्स होती हैं, एक ही बात है, साइड्स या वर्टिसेस एक ही बात। यहां वो साइड्स की बजाय वर्टिसेस भी कह सकता था। तो अब आगे इस पे फार्मूला लगाएं NCR का, वो वाला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्योंकि जब यहाँ पर्टिकुलर नंबर होते हैं ना ऊपर नीचे, तो फिर तो हम कैलकुलेटर यूज किया करेंगे, लेकिन यहाँ या यहाँ इन दोनों में से एक वैल्यू पर्टिकुलर हो और दूसरी वैल्यू पर्टिकुलर ना हो, कोई जनरल वैल्यू हो, तो बच्चों फिर यही फार्मूला ही लगाना है, फिर इस तरह से करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे पर्टिकुलर नंबर हो तो फिर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, फौरन आंसर बता सकते हैं। उस वक्त वो फार्मूला ना लगाएं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से रिजल्ट निकालें। अगर सवाल ज्यादा मार्क्स का हो तो फिर आप इस वैल्यू को भी फार्मूले से ही निकाल लें। लेकिन अगर ऊपर n हो और नीचे कोई पर्टिकुलर नंबर हो, या यहाँ पर्टिकुलर नंबर हो और नीचे r हो, इस तरह से कोई भी PQ हो, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह पे जनरल नंबर हो या एक जगह पे जनरल नंबर हो, तो फिर तो वही फार्मूला ही लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ पे है। ये बच्चों मैंने फार्मूला लगाया। अब आप देखें ऊपर नीचे जब भी फैक्टोरियल आ जाए तो जो बड़ा फैक्टोरियल उसको छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं। जैसे ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कई जगह पे बताई है। लेट ये 9 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो बड़े फैक्टोरियल को हम छोटे फैक्टोरियल तक सॉल्व करते हैं ताकि कैंसिल करें। यहाँ पे यही काम किया, n फैक्टोरियल को ओपन किया, n-2 तक एक एक काम करते। ये बच्चों कट गया, ये वैल्यू बनी। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शन हो, ये भी फ्रैक्शन और ये भी एक फ्रैक्शन है, तो बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये n² माइनस n और ये 2n बन गया माइनस 2n। अब इस 2 को उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही बात।
हमारे पास बच्चों ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू बनी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पेपर में अगर आप कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड के पेपर में या किसी भी बोर्ड में, तो कैलकुलेटर अलाउ है। फौरन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लें। जो रूट्स होते हैं फैक्टर, उसका अपोजिट साइन होता है, तो फैक्टर बनेंगे -10 और 7, n - 10 n + 7। बीच वाले दो स्टेप जो मिड टर्म के दो स्टेप्स हैं वो आप करें या ना करें, मैं अभी कर देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गए। वो बच्चों बीच वाले ये दो स्टेप्स हैं, यानी अब आपने -10 n + 7 n -70 मिड टर्म ब्रेक करना है। फिर यहां से n कॉमन लें तो इधर बचेगा n - 10, यहां से 7 कॉमन लें तो इधर भी बचेगा n - 10। फिर अगला स्टेप ये बन जाएगा। बट क्वेश्चन इतना लेंथी हो चुका है कि बीच में ये दो स्टेप ना करें। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये शुरू वाला कोफिशिएंट 1 हो तो आपने क्या करना है, फौरन रूट्स निकालो, जबकि फैक्टर उनका नेगेटिव साइन है। और हाँ, जब यहाँ कोफिशिएंट कोई हो तो फिर नेगेटिव साइन रूट्स का करके इस कोफिशिएंट को उनके साथ, कोफिशिएंट को फिर साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये फिर फैक्टर बन जाते हैं। और फिर ये इस तरह से फैक्टर बन जाते हैं। रूट्स का अपोजिट साइन जो होता है वो फैक्टर्स होते हैं। तो यहां से अब n की वैल्यू निकालेंगे। ये n की दो वैल्यूज आई हैं, एक 10 और एक -7। लेकिन इन तमाम क्वेश्चंस में, ये जो चैप्टर 6 के क्वेश्चंस हैं, इनमें n कैन नॉट बी नेगेटिव। n भी नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं और r भी नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं जो n में से सिलेक्ट करते हैं। ना n नेगेटिव हो सकता है ना r, ना ही n डेसिमल में हो सकता है। n और r जो है ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास ये n की वैल्यू 10 आ गई। तो ये हमारे पास n की वैल्यू 10 आ गई। बच्चों मैं एक और बड़ी अहम बात ये बता रहा हूं, अभी मैंने चैप्टर 4 इंशाल्लाह इसके बाद शुरू करना है। चैप्टर 4 के अंदर भी आप n को नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। चैप्टर 4 जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है, इसमें भी n कैन नॉट बी नेगेटिव। चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का होगा। जब भी कोई सवाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का होगा उसमें भी आपने n को नेगेटिव नहीं लेना। अगर n नेगेटिव आएगा तो नेग्लेक्ट करना है। और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी n को नेगेटिव नहीं लेना। वहां पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में n इज नंबर ऑफ टर्म्स या टर्म नंबर, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म मीन पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, तो वो भी नेचुरल नंबर होता है। और एक्सरसाइज चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन की है, उसमें भी n कैन नॉट बी नेगेटिव। उसमें n पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर होगा। और 7.2 एक्सरसाइज बाइनोमियल थ्योरम की है, उसमें भी n जो है एक नेचुरल नंबर होता है। ये जब मैं इंशाल्लाह चैप्टर्स करवाऊंगा तो मजीद डिटेल में मैं ये बातें करूंगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं, 4th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसमें भी n नेगेटिव नहीं लेना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आ जाए उसमें भी n नेगेटिव नहीं लेना। मैथमेटिकल इंडक्शन या बाइनोमियल थ्योरम का सवाल आ जाए तो उसमें भी n नेगेटिव नहीं लेना। हाँ, 7.3 बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला है, बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज फार्मूला, उसमें n नेगेटिव हो जाता है, हो सकता है। तो ये जब मैं चैप्टर 7 कराऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल में फर्क बताऊंगा। क्वेश्चन 10 है, इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स can be divided into two groups of 3 and 7 girls। यहां पे ये कहा जा रहा है कि टोटल 10 गर्ल्स हैं, तो 10 में से एक ग्रुप 3 गर्ल्स का एक ग्रुप बनाना है और फिर 7 गर्ल्स का दूसरा ग्रुप बनाना है। यानी इन 10 गर्ल्स के दो अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं। लफ्ज डिवाइडेड की वजह से जाहिर है जब दो ग्रुप्स बन जाएंगे, डिवाइड का मतलब ही होता है कि दो ग्रुप्स में अलग अलग डिवीजन होनी है। डिवीजन में ऑटोमेटिकली अलग अलग का सीन आ जाता है। तो दो ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिनमें 3 गर्ल्स के ग्रुप्स हों और जो रिमेनिंग गर्ल्स हों वो 7 गर्ल्स के ग्रुप्स बने। तो बच्चों इस सवाल को मैं दो तरीकों से कराऊंगा। एक तो वो तरीका है जो बुक के आंसर के मुताबिक है। असल में इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो गर्ल्स हैं वो एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे ग्रुप में रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही, ये मेंशन नहीं है।
अगर रेपिटेशन अलाउ होती एक ग्रुप की गर्ल्स की दूसरे ग्रुप में भी रेपिटेशन हो रही होती तो फिर ये आंसर होना है। लेकिन अगर ग्रुप डिस्टिंक्ट हैं, जैसे कि लफ्ज भी है डिवीजन, डिवाइड हो रही हैं, तो जाहिर है फिर दो अलग ग्रुप्स हो जाएंगे, तो उसमें डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होंगे। एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे ग्रुप में नहीं है, रेपिटेशन नहीं हो रही। अगर हम डिस्टिंक्ट ग्रुप बनाएंगे तो फिर उसके मुताबिक ये आंसर है। लेकिन अगर एक ग्रुप की गर्ल्स जो हैं वो दूसरे ग्रुप में भी जा रही हो, उधर भी कॉमन हो इधर भी कॉमन हो दोनों तरफ, तो फिर ये जवाब होगा। बहरहाल अभी मैं क्वेश्चन दोनों तरीकों से करा लूं, फिर एंड पे डिस्कशन करते हैं कि सही वाला तरीका क्या है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 10 मेंशन है, 10 टोटल गर्ल्स हैं। अब एक तो ये तरीका है कि 10 में से हम 3 गर्ल्स को अलग ले लें, 3 गर्ल्स के ग्रुप बनाएं, वेज बनाएं, तो 10C3 इतने वेज बनेंगे 3 के। अब वो जो 3 गर्ल्स के हमने ग्रुप बनाए हैं, जब हमने 10 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली तो पीछे बची रिमेनिंग जो है वो 7 गर्ल्स हैं। जाहिर जो रिमेनिंग 7 गर्ल्स हैं वो सेकंड ग्रुप में जाएंगी। वो 7 गर्ल्स के सेकंड ग्रुप में 7 में से आउट ऑफ 7 हमने सेलेक्ट करनी है, तो इतने वेज बनेंगे 7C वेज। यही बात मैंने लिखी हुई है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स जिनके हमने वेज बना लिए, रिमेनिंग 7 गर्ल्स हैं, क्योंकि 2 अलग ग्रुप्स बनने हैं। डिवीजन का मतलब ही होता है कि 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, तो 7 में से सेलेक्ट भी 7 ही करनी है। 10 में से बच्चों हमने 3 सेलेक्ट कर लिए, 3 के फिर वेज बना लिए, इतने वेज। अब पीछे जो 7 गर्ल्स बची हैं, सेलेक्ट भी हमने 7 करनी है, सो वी हैव टू सेलेक्ट 7 गर्ल्स, सो वी हैव टू सेलेक्ट, सॉरी ये यहां पे 7 होना, 7 गर्ल्स आउट ऑफ 7, तो उनके कितने वेज बनेंगे, सच वेज 7C7। तो ये 2 तरह के वेज बन जाएंगे, ये वाले वेज इतने वेज 3 गर्ल्स के, और 7 के ये वेज बन जाएंगे 7C7। अब बाय द रूल ऑफ प्रोडक्ट इनको हम आपस में क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स जब भी 2 मुख्तलिफ इवेंट्स हों, बाय द रूल ऑफ प्रोडक्ट आप ये रिकॉल करें, इसको रूल ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। ये क्या था मैंने पहले बताया हुआ, अपने बेसिक लेक्चर्स में जाएं, चैप्टर 6 के मेरे लेक्चर में। एक कोई इवेंट ए है, उसमें कोई चीज m टाइम अक्कर हो रही है, कोई दूसरा इवेंट है उसमें कोई चीज n टाइम अक्कर हो रही है, सो टोटल रिजल्ट क्या होगा m इंटू n, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इतने वेज के ग्रुप्स बन सकते हैं अगर हम इस तरह से करें। अब एक बच्चा कहता है नहीं सर पहले 10 में से 7 के ग्रुप्स बनाएं, ये सेकंड मेथड है। सर आपने पहले 10 में से 3 के ग्रुप्स बनाए और फिर 7 रिमेनिंग जो बच्ची हैं उनके 7 ग्रुप्स बनाए हैं। तो आप पहले 10 में से 7 के ग्रुप्स बनाएं और जो रिमेनिंग 3 बचेंगी उनके 3 के ग्रुप्स बनाएं, तो तब भी आंसर वही होगा। ये देख लें, यही बात इफ 3 गर्ल्स की बजाय इफ 7 गर्ल्स आउट ऑफ 10 आर चूजन, यहां पे 3 गर्ल्स आउट ऑफ 10 आर चूजन, 7 गर्ल्स आउट ऑफ 10, तो उनके कितने वेज बनेंगे 10C7 वेज। रिमेनिंग कितनी गर्ल्स बची, 10 में से 7 सेलेक्ट कर ली, रिमेनिंग 3 गर्ल्स बची। अब 3 में से सेलेक्ट भी दूसरे ग्रुप में कितनी करनी है 3 करनी है, तो रिमेनिंग 3 में से सेलेक्ट भी 3 करनी है, तो उनके कितने वेज बनेंगे 3C3। जैसे ये मैंने बात लिखी, ये देखो आफ्टर सेलेक्टिंग या सिलेक्शन ऑफ 7 गर्ल्स, रिमेनिंग 3 विल बी इन सेकेंड ग्रुप। 10 में से 7 पहले बनाई, उनके वेज बना लिए, बाकी 3 है, 3 ऑटोमेटिकली अदर ग्रुप में चली जाएंगी। अदर ग्रुप में सेलेक्ट कितनी करनी है 3, रिमेनिंग हैं भी 3 सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 3C3, उनके ये वेज बनेंगे। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या बनेगा बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का इवेंट्स के अंदर जो वेज बने हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास फाइनल दोनों तरह से आंसर यही आएगा। बट बच्चों बुक में ये आंसर है, ये आंसर बेटा तब आना है जब एक ग्रुप की लड़कियां दूसरे ग्रुप में भी आ सकें। बट यहां पे क्या है, हमने 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप रखे हैं। ये वाला जो सीन है, ये वाली जो सिचुएशन है,
ये तब है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे ग्रुप में रिपीट हो रही हैं या नहीं। तो मैंने डिस्टिंक्ट, अगर एक ग्रुप की लड़कियां दूसरे में नहीं इंक्लूड हैं, दूसरे में रिपीट नहीं हो रही हैं, तो फिर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के सेंस में मैं कह रहा हूं, तो फिर ये वेज बनेंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप की बच्चियां दूसरे ग्रुप में भी जा रही हैं, यानी रेपिटेशन हो रही है, ग्रुप्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉन डिस्टिंक्ट है, यानी एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे ग्रुप में भी शामिल हैं, तो इन दैट सिचुएशन ये सीन होगा, फिर ये रिजल्ट है। आए इसको भी देख लें। अब यहां पे पहले तो आपने यही लिखना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 10। यहां पे पहले आपने ये लिख लेना है, हियर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 10। अब दो ग्रुप्स बनाने हैं, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 7 वुमेन ये सॉरी लफज वुमेन था, वुमेन की बजाय इनफैक्ट क्वेश्चन में लफज गर्ल्स है, तो मैंने अब वुमेन को काट कर गर्ल्स लिखा। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 10, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 7 गर्ल्स आउट ऑफ 10। 10 में से 7 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 10C7। इन केस ऑफ रेपिटेशन ऑफ गर्ल्स इन 2 ग्रुप्स, ये साथ साइड पर लिखने कि दिस सिचुएशन होल्ड या वैलिड व्हेन ग्रुप्स की लड़कियां एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे ग्रुप में भी आ सकती हैं, तो ये वो सीन है। अब सेकंड ग्रुप क्या होगा? ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ 10। अब 10 में से 3 गर्ल्स अगर सेलेक्ट करें तो उनके कितने वेज होंगे? इतने वेज बनेंगे। अगर 10 में से 7 सेलेक्ट करें तो इतने वेज। अगर 10 में 3 10 में से 3 सेलेक्ट करें तो ये दूसरा ग्रुप है, ये इतने वेज होंगे। यानी एक ग्रुप ये है जिसमें 7 बनाए हैं हमने, फिर 10 में से 3 के अलग दूसरा ग्रुप बनाया है। तो बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों का क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट ले लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर ये रिजल्ट बनता है। तो आप अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए ना फेडरल बोर्ड में ये, तो आप फिर दोनों तरीके करेंगे, या ये इन दोनों में से एक, और ये भी कर लेना, इन दोनों में से एक, या ये कर लो या ये कर लो, लेकिन ये भी साथ जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन में असल में ना ये बात थोड़ी सी एम्बिगुअस है, मेंशन नहीं है इसमें कि गर्ल्स जो हैं वो एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे में रिपीट हो रही हैं या नहीं। अगर मेरे मुताबिक देखा जाए तो ये वाला मेथड सही है, ये या ये, क्योंकि जब लफ्ज डिवीजन आ जाता तो अंडरस्टूड है अलग अलग, यानी 2 अलग ग्रुप्स की डिवीजन हो गई है। जाहिर है डिवीजन में 2 डिफरेंट चीजें अलग अलग बन जाते हैं, 2 ग्रुप्स अलग से 2 सेक्शंस बन जाते हैं, ग्रुप्स या सेक्शन। तो मेरे मुताबिक ये वाला जिसमें 120 आंसर है ये ठीक है, बट बुक में ये आंसर है। तो आपको फिर अगर ये सवाल आ जाए तो ये वाला भी कर लेना, लेकिन इन दोनों में से कोई एक करना। तो मेरे मुताबिक वैसे ये सही है, लेकिन अब बात वही हट के फिर वही बात आ जाती है कि अब पता नहीं ये बुक में जो ये आंसर है, उन्होंने क्वेश्चन में रेपिटेशन ऑफ गर्ल्स इन 1 ग्रुप इज आल्सो इन 2nd ग्रुप ये मेंशन नहीं है, लेकिन जवाब रेपिटेशन के लिहाज से है। तो ये इसमें थोड़ा सा कह लें कि इसमें क्वेश्चन में तजाद आ रहा है आंसर में और स्टेटमेंट में। दैट्स वाई ये चीज जो है आपने जहन में रखनी। स्टूडेंट्स ये वाला तरीका तो तब वैलिड था अगर एक ग्रुप की लड़कियां दूसरे ग्रुप में भी आ सकती होती, यानी एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे ग्रुप में भी इजाजत होती उनको कंसीडर करने की, उनको सेलेक्ट करने की, फिर ये वाला तरीका था। और ये वाला वो मेथड है कि उसमें हमने 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ग्रुप्स रखे हैं, क्योंकि लफ्ज यहाँ पे डिवीजन है तो डिस्टिंक्शन तो ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि जब भी डिवीजन होती है तो 2 अलग अलग सेक्शन या 2 अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ये वाला मेथड ज्यादा वैलिड है इसलिए क्योंकि डिवीजन का लफ्ज आ गया है। तो पेपर में अगर सवाल ये आ जाए तो इन दोनों में से एक आपने जरूर करना है, साथ ये भी कर लेना है, क्योंकि एक्चुअली जो बुक में आंसर है वो ऐसा है कि ये वाला आंसर है,
जिसमें गर्ल्स एक ग्रुप की गर्ल्स दूसरे में रिपीट हो रही हैं, यानी ग्रुप्स डिस्टिंक्ट नहीं है, जबकि क्वेश्चन में लफ्ज डिवीजन वाला है, तो ये थोड़ा सा तजाद आ रहा है। तो आपने जरूर इन दोनों में से एक साथ ये भी कर लेना। लेकिन मेरे मुताबिक अगर देखा जाए तो ये सही है, जिसका आंसर 120 है, ये या ये, क्योंकि लफ्ज डिवीजन आ गया, दो अलग अलग ग्रुप्स ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, तो 120 वाला मेथड ये सही है। लेकिन बुक में चूंकि ये आंसर है, दैट्स वाई मैंने ये भी कर दिया है, करा दिया है। तो आपने बेटा फिर दोनों कर लेने हैं मेथड। ये जरा जल्दी हो गया ना, मैंने इतना डिटेल में नहीं किया, और इसमें थोड़ा इसमें या इसमें एक मेथड करना, ये डिटेल में मैंने कर दिया।